डियर स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक चल रहा था रिहला संबंधी। रिहला क्या है? रिहला इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है। इसी यात्रा वृत्तांत में यानी कि रिहला में इब्न बतूता ने अपनी यात्रा के अंतर्गत जो उसने देखा, जो उसने एक्सपीरियंस किया, उन्हीं चीज़ों को उसने अपने यात्रा वृत्तांत रिहला में लिखा था। इससे पूर्व अपने एक यात्रा वृत्तांत कंप्लीट कर चुके थे और वह यात्रा वृत्तांत था अल बिरूनी का किताब उल हिंद। किताब उल हिंद अपने कंप्लीट कर चुके थे और उसके बाद अपने शुरू किया था इब्न बतूता का रिहला। इसी का रिहला के अंतर्गत ही एक एक्सपीरियंस जो इब्न बतूता ने महसूस किया था वो उन्होंने लिखा है और उसके अंतर्गत उन्होंने क्या बताया है, और उसका शीर्षक है एकांकी यात्री। जो एक्सपीरियंस इब्न बतूता ने रिहला में लिखा है उसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर दिया गया है और उसका शीर्षक दिया गया है एकांकी यात्री। इसमें देखो क्या कहा गया है। लंबी यात्राओं में लुटेरे ही एकमात्र खतरा नहीं थे। यात्री ग्रहातुर हो सकता था और बीमार हो सकता था। यह रिहला से लिया गया एक उद्धरण है, यानी कि ये जो नीचे की बातें हैं 5-6 पंक्तियों में बताई गई है, यह जो पार्ट है ये कहाँ से लिया गया है? ये रिहला से लिया गया है और उसमें बताया गया है कि किस प्रकार जो कठिन समय आया इब्न बतूता पर, उस कठिन समय का उसने किस प्रकार से सामना किया था। हालांकि उस समय जब यात्राएं की जाती थी उस समय सबसे बड़ा खतरा तो लुटेरों का रहता था, लेकिन लुटेरे ही एकमात्र खतरा नहीं थे। इसके अलावा व्यक्ति बीमार हो सकता था, अन्य किसी प्रकार की कठिनाइयाँ भी हो सकती थी। तो इसी प्रकार का एक एक्सपीरियंस जो है वह इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत रिहला में लिखा है। इब्न बतूता इसमें क्या कह रहा है? इब्न बतूता कह रहा है कि मुझे जबर ने जकड़ लिया था। क्या कह रहा है? मुझे जबर ने जकड़ लिया था और मैंने अपने आप को कमजोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़े को जीन से बांध लिया। तो यहाँ पर क्या कह रहा है इब्न बतूता? भी मुझे एक बार जबर हो गया और जबर ने मुझे जकड़ लिया था और मुझे कमजोरी महसूस होने लगी थी, मैं गिरने लग गया था, लेकिन खुद को गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़े को जीन से बांध लिया था, मतलब पेट पर उसे बांध लिया था। अंततः हम ट्यूनिस शहर पहुंचे, यानी कि धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वे कहाँ पर पहुंच गए? ट्यूनिस नामक शहर में पहुंच गए। वहाँ के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए। वे हर और एक दूसरे के लिए अभिवादन और प्रश्नों के साथ आगे आए, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरा अभिवादन नहीं किया। हालांकि ट्यूनिस में लोग बाहर आए, वहाँ के निवासी बाहर आए, लेकिन वे किसका स्वागत कर रहे थे? वे सिर्फ वहाँ के शेख और काजी का स्वागत करने के लिए बाहर आए थे। लेकिन अभी इब्न बतूता की बात करें तो उनका किसी ने अभिवादन नहीं किया, क्योंकि वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मेरा परिचय हो, यानी कि इस ट्यूनिस शहर में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसे इब्न बतूता जानता हो, इसीलिए उसका अभिवादन करने के लिए लोग उसके पास नहीं आए। अपने एकांकीपन से मैं इतना उदास हुआ कि अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोक नहीं सका और बहुत रोया। पर एक तीर्थयात्री मेरी कुंठा का कारण जानकर मेरे पास आया और अभिवादन किया। एक तीर्थयात्री अंत में उसके पास आता है, वह उसकी निराश होने का कारण पूछने के लिए उसके पास आया और उसका अभिवादन किया था। यहाँ पर हमें एक मैप दिखाया गया है। यह मैप इब्न बतूता जहाँ जहाँ जाता है उसी प्रकार से ये बनाया गया है। वे कहाँ कहाँ की यात्रा इब्न बतूता ने की, या वह अपने राज्य
से दिल्ली पहुंचता है यानी कि दिल्ली पहुंचता है तो रास्ते में वह किन किन शहरों पर रुकता है या उसने कहाँ कहाँ रास्ते में भ्रमण किया था, इससे संबंधित हमें यह मैप बताया गया है, दिखाया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है, अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब में इब्न बतूता द्वारा भ्रमण किए गए स्थान। जो ये मैप है इसके अंतर्गत हमें अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब के जिन जिन स्थानों पर इब्न बतूता ने भ्रमण किया था उन स्थानों के नाम दिए गए हैं। कई जगहों के नाम उस तरह से लिखे गए हैं जिस तरह से इब्न बतूता उन्हें जानता होगा, यानी जिस प्रकार के नाम रिहला में मिले हैं, रिहला जो यात्रा वृत्तांत है उसमें मिले हैं, उसी प्रकार के नाम इसमें भी लिखे गए हैं। जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो कौन कौन से स्थानों पर गया, अंधकोय गया, त्रिमित गया, बाक गया, गुंज गया, परवान में गया, काबुल गया, गजना, कंधार। तो ये तो स्थान मुख्य रूप से कौन से देश के अंतर्गत आ गए, अफगानिस्तान के अंतर्गत आ गए। तो यहाँ अफगानिस्तान के इन इलाकों में इब्न बतूता ने भ्रमण किया था और यहाँ से वह सिंध की ओर पहुंचता है। किस ओर पहुंचा, सिंध की ओर। और सिंध से अगर अपने बात करें तो वह लाहरी से चला, लाहरी से वह सिंध पहुंचा और सिंध से वह उज्जा पहुंचा, उज्जा से मुल्तान, फिर अजुदाहन, फिर अबूहर, अबूहर से सरस्ती, यहाँ से हांसी पहुंचा और हांसी से वह किस ओर गया, दिल्ली की ओर जाता है। तो वह मुख्य रूप से अगर अपने बात करें तो सिंध से चलकर उज्जा, मुल्तान, अजुदाहन, अबूहर, सरस्ती, हांसी होते हुए कहाँ गया, दिल्ली यानी कि दिल्ली तक पहुंचता है। यहाँ पर ये छोटे लाइनिंग समय दी गई है, ये नदियों के संकेत हैं। किसके संकेत दिए गए हैं, नदियों के संकेत दिए गए हैं। ये मुख्य जो नदी है यह कौन सी नदी है, यह मुख्य नदी सिंधु नदी है और अन्य नदियां इसके क्या है, सहायक है। जैसे यहाँ पर इसका नाम दिया गया है एक नदी का सतलुज, तो ये आगे जाकर किस में मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। आगे इसके अंतर्गत बताया गया है, यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत भी यात्रा करना अधिक असुरक्षित भी था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूह द्वारा किए गए आक्रमण झेले थे, यानी कि इब्न बतूता पर कई बार डाकुओं के आक्रमण भी हुए थे। यहाँ तक कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था, पर इससे भी राजमार्गों के लुटेरों को रोका नहीं जा सका था। कई बार वह कारवां में चलते थे, लेकिन कारवां में चलने के बावजूद भी उन्हें लुटेरों द्वारा लूटा जाता था। कारवां का अर्थ क्या हो गया, अभी अनेक जो व्यक्ति हैं वह एक साथ एक समूह में चलते थे। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान, जब मुल्तान से वह दिल्ली की ओर आता है तो उस दौरान उसके कारवां पर आक्रमण हुआ था और उसके कई साथी यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, यानी कि उसके कई साथी इस आक्रमण में मारे भी गए थे। जो जीवित बचे उनमें इब्न बतूता भी शामिल था। बुरी तरह से घायल हो गए थे, यानी कि जो बच गए थे वे सभी यात्री बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। इसके बाद हमें टॉपिक दिया गया है जिज्ञासाओं का उपभोग। जैसा कि हमने देखा है कि इब्न बतूता एक हठीला यात्री था, जिसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पूर्व कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्रा की और हो सकता है वह रूस भी गया हो। जब वह वापस आया तो स्थानीय शासक ने निर्देश दिए कि उसकी कहानियों को दर्ज किया जाए। जब वह अपने गांव वापस जाता है तो स्थानीय जो शासक थे वहाँ के, उन्होंने आदेश जारी किए, निर्देश जारी किए भी जो उसकी कहानियाँ हैं उन्हें दर्ज किया जाए, उन्हें लिखा
जाए। इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा इब्न बतूता के पद चिन्हों पर। इसका अर्थ होगा कि इब्न बतूता के बाद बहुत सारे यात्री भारतीय उपमहाद्वीप आते हैं और इसके बारे में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर समय भी दिया गया है 1400 से 1800 के बीच भारत आए यात्रियों ने फारसी में कई यात्रा वृत्तांत लिखे थे। यानी 1400 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच कई यात्री भारत आते हैं और फारसी में वे अपने यात्रा वृत्तांत लिखते हैं। उसी समय भारत से मध्य एशिया, ईरान तथा ऑटोमन साम्राज्य की यात्रा करने वालों ने भी कभी कभी अपने अनुभव लिखे थे। यानी उसी समय की बात है, उस समय कुछ एक यात्री मध्य एशिया, ईरान या ऑटोमन साम्राज्य की यात्रा करने के लिए आए थे, तो उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस जो थे, अनुभव जो थे उनके, उन्हें लिखा था। इन लेखकों ने अल बिरूनी और इब्न बतूता के पद चिन्हों का अनुसरण किया था। जो लेखक 1400 से लेकर 1800 के मध्य भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एशिया, ईरान, ऑटोमन साम्राज्य आते हैं, तो इन सभी जो यात्री थे उन्होंने इब्न बतूता और अल बिरूनी के पद चिन्हों का अनुसरण ही किया था। इनमें से कुछ ने इन पूर्ववर्ती लेखकों को पढ़ा भी था। पूर्ववर्ती यानी कि जो अल बिरूनी की यात्रा वृत्तांत था, कौन सा था? किताब उल हिंद, और इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रिहला, इनको पढ़ा भी था उन लोगों ने। इनमें से सबसे प्रसिद्ध लेखकों में अब्दुर रज्जाक समरकंदी था। कौन था? सबसे प्रसिद्ध, जो बीच के समय में आते हैं 1400 से लेकर 1800 के समय में, उनमें सबसे प्रसिद्ध लेखकों में कौन था? अब्दुर रज्जाक समरकंदी, जिसने 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। महमूद वली बल्खी, जिसने 1620 के दशक में व्यापक रूप से यात्राएं की थी। यानी कि एक तो अब्दुर रज्जाक जो था, ये तो सबसे प्रसिद्ध लेखकों में था 1400 से लेकर 1800 के समय में, और उसके बाद अगर दूसरे लेखकों की बात करें तो उसमें किसका नाम आता है? महमूद वली बल्खी। उन्होंने 1620 के दशक में व्यापक रूप से यात्राएं की थी। तथा शेख अली हाजिन, जो 1740 के दशक में उत्तर भारत आया था, आदि इसके अंतर्गत शामिल है। इनमें से कुछ लेखक भारत से सम्मोहित थे, और यहाँ तक कि उनमें से एक महमूद बल्खी तो कुछ समय के लिए सन्यासी भी बन गया था। कुछ अन्य जैसे कि हाजिन भारत से निराश हुए और यहाँ तक कि घृणा भी करने लगे थे। यानी कि भारत से भी घृणा हो गई थी। जैसे इसमें किसका नाम मिलता है? इसमें हाजिन का नाम मिलता है। इनका पूरा नाम शेख अली हाजिन, जो 1740 के दशक में उत्तर भारत में आते हैं। ये भारत से निराश भी हुए थे। वे भारत में अपने लिए एक उत्सवीय स्वागत की आशा कर रहे थे। उनमें से अधिकांश ने भारत को अचंभों के देश के रूप में देखा था। इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा फ्रांसवा बर्नियर, एक विशिष्ट चिकित्सक। ये टॉपिक अपने आगे की वीडियो में करेंगे। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप इस टॉपिक को लर्न करें। थैंक यू बच्चों।